गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसका जो अपना लास्ट टॉपिक बचा था वो हम करने वाले हैं। मैंने देखो लास्ट क्लास में आपको बताया था एक वर्ड का मीनिंग, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका मैंने आपको सिंपल सा मीनिंग बताया था बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो अगर मैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा बेटा क्वेश्चन आता है बेटा हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है बेटा, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो हम बात करते हैं बेटा हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिखा बेटा इसके अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल, देखो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में, क्या क्या था बेटा, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे अपन ने पॉल्यूशन पढ़े थे। तो सर इन्होंने पहला स्टेप ही क्या बोला कि अगर आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाते हैं तो माइट भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो here pollution does not only means air pollution, it includes all types of pollution such as land, water, air, sound, etc. And in order to achieve sustainable development, the discharge of pollution should be limited. और इसको अचीव करने के लिए किसको बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए पॉल्यूशन का डिस्चार्ज कम से कम होना चाहिए। अगर पॉल्यूशन हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा बेटा, क्लियर रहेगा। अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लियर रहेगा तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूशन शुड बी लिमिटेड टू द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, कि पॉल्यूशन इतना ही हो कि एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो एनवायरमेंटल क्राइसिस होने के चांस पूरे होते हैं। दूसरा स्टेप इन्होंने क्या बोला बेटा, दूसरा इन्होंने बोला लिमिटिंग पॉपुलेशन। लिमिटिंग पॉपुलेशन, अगर इसकी मैं बात करूं तो बच्चों इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सर देखो अगर इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कैसी ट्रेंड में बेटा, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन वो मैं बात करूँ रिसोर्सेज की तो रिसोर्सेज क्या है बेटा, लिमिटेड। अगर आज पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी और रिसोर्सेज तो उतने के उतने रहेंगे तो जो पर हेड अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इन ऑर्डर टू मेक द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी डन इज द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बेटा, हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है बेटा केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों किसकी, कि जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उन्हें हमें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि सर ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने इनका मिसयूज़ किया तो हेयर केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेफर्स टू द पेस ऑफ कंजम्पशन in which the extraction of resources should not exceed the regeneration। कहने का मतलब सुनना ध्यान से भाई, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो इसकी रीजनरेशन की रेट है 1000 की, मैं मानता हूं स्पीड की बात करता हूं कि 1000 की स्पीड से रीजनरेट हो रहा है, मतलब मेरा जो रिसोर्स है वो दोबारा रीजनरेट कैसा हो रहा है बेटा, 1000 की पेस से। लेकिन अगर मैं इस रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन की बात करूं तो हम इसको यूज कर रहे हैं 3000 की पेस से। कहने का मतलब हम 3 गुना ज़्यादा स्पीड से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन है, इसे हमें कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब जो एक्सट्रैक्शन की रेट है
वो रीजनरेशन की रेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सट्रैक्शन की रेट रीजनरेशन की रेट से ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, बहुत ही शॉर्टेज, बहुत ही कम रह जाएंगे। देखो ये पूरा का पूरा चीज हम क्यों कर रहे हैं, चाहे हम पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें, चाहे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात करें, चाहे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करने की बात कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए। और इसका मतलब क्या होता है कि आज डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि आने वाली जनरेशन में अफेक्ट ना हो। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट बोला इन्होंने सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर मैं बात करूं बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो दोबारा से रीजनरेट नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोल क्या है बेटा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर मैं आपको पेट्रोल की बात बताऊं बेटा, एक टाइम आएगा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उस केस में हम क्या करेंगे, क्या गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, क्या वो हम चलाना बंद कर देंगे क्या, नहीं सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है बेटा नॉन रिन्यूएबल, उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपने नोटिस किया हो तो अब धीरे धीरे वर्ल्ड में हर कंट्री पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही, कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है फॉर द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटीज। ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि एक टाइम आएगा जी जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे, तो उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो ना हो तो हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पढ़ते हैं, देखो, in order to achieve sustainable development, non-renewable resources must be substituted with the renewable resources। तो हमारे जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इन्हें हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसके साथ बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ। मोरओवर द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो इसकी रेट ऑफ डिप्लीशन है वो रेट ऑफ क्रिएशन से कम होनी चाहिए। देखो रेट ऑफ डिप्लीशन का मतलब होता है कितनी तेजी से खत्म हो रहा है, और रेट ऑफ क्रिएशन का मतलब होता है कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है। तो उन्होंने यही बात बोली कि जो हमारा रेट ऑफ डिप्लीशन है वो रेट ऑफ क्रिएशन को एक्सीड ना करे। तो हमने नेक्स्ट क्या बोला बच्चों, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि सर जो भी हमारे यहाँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमें उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने क्या क्या बताया बेटा आपको, पहला बताया पॉल्यूशन कंट्रोल, नेक्स्ट बोला बेटा लिमिटिंग पॉपुलेशन, नेक्स्ट बोला बेटा केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया बेटा सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि हमारे यहाँ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि सर एक टाइम आएगा जब ये रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है बेटा, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अगर हम इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो देयर इज नीड ऑफ सच प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विच इज इनपुट एफिशिएंट नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। मतलब हमें ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जो इनपुट एफिशिएंट हो। इनपुट एफिशिएंट का मतलब क्या है कि सर जो वेस्टेज कम से कम करे, कॉस्ट कम से कम आए, मतलब ऐसा रिसोर्स, ऐसा मशीन, ऐसा इनपुट जिसमें वेस्टेज क्या हो कम से कम, जिसकी कॉस्ट क्या हो कम से कम। पता है क्या होता है, दो वर्ड होते हैं बेटा, एक वर्ड होता है इनपुट एफिशिएंट और एक वर्ड होता है बेटा इनपुट कंज्यूमिंग। तो इनपुट एफिशिएंट का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें रिसोर्सेज कम से कम लगे, वेस्टेज कम से कम हो, कॉस्ट कम से कम आए। और इनपुट कंज्यूमिंग मतलब होता है जिसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, वेस्टेज भी ज़्यादा हो रहा है। तो देखो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कैसी बेटा, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब पढ़ते हैं, विच इज इनपुट एफिशिएंट नॉट इनपुट कंज्यूमिंग, दैट इज मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कि सेम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, मतलब सेम रिसोर्सेज को यूज़ करके हम ज़्यादा प्रोडक्शन
कर सके, दैट इज कॉल्ड इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। क्लियर होता है बेटा? तो हमने पढ़ा हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको कुछ एक पॉइंट्स बताए बेटा। पहला मैंने पॉइंट बताया आपको पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब सर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे एनवायरनमेंट क्या रहे बेटा, क्लीन रह सके। नेक्स्ट बोला बेटा लिमिटिंग पॉपुलेशन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, और हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मैंने बोला बेटा केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सर जो भी रिसोर्सेज है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उन्हें हमें केयरफुली यूज करना है। दैट इज कि सर रीजनरेशन की रेट एक्सट्रैक्शन की रेट से ज़्यादा हो, मतलब एक्सट्रैक्शन की रेट रीजनरेशन की रेट से ज़्यादा ना हो। और ऐसा हो रहा है अभी कि हम लोग यूज ज़्यादा कर रहे हैं और रीजनरेशन कम हो रहा है, तो एक टाइम क्या आएगा क्राइसिस होने के चांसेस पूरे होते हैं। और जो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और हम बात करें बेटा इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जिसमें हमारी कॉस्ट कम से कम हो, वेस्टेज कम से कम हो, दैट इज कॉल्ड इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, कि हम सेम रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। क्लियर होता है बच्चों? ये अपने एक टॉपिक कवर किया हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा, स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम फॉलो करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो हम बात करते हैं बेटा पहली यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया बेटा आपको, दैट इज यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। तो अगर हम उसकी बात करें तो in place of smoke emitting fuels like coal and petroleum, such fuels are to be taken into consideration which does not produce pollution। मतलब हमें ऐसे फ्यूल को काम में लेना है जिसमें पॉल्यूशन कम से कम हो, जिसमें जो स्मोक है कम से कम हो, दैट इज एनवायरनमेंट खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेट्रोल और कोल की, तो उससे बेटा एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो इन प्लेस ऑफ सच रिसोर्सेज वी मस्ट यूज क्लीनर फ्यूल्स, दैट इज इन प्लेस ऑफ स्मोक एमिटिंग फ्यूल्स like coal and petroleum, such fuels are to be taken into consideration which does not produce pollution. For example, LPG, that is liquefied petroleum gas, CNG, that is compressed natural gas, that is gobar gas in rural areas. So we must use cleaner fuel in place of smoke emitting fuels. Next आता है बच्चों use of नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो मैंने नेक्स्ट क्या बोला बेटा आपको, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था आपको पहले भी इसका मीनिंग नॉन कन्वेंशनल का, सुनना, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कम्स इन द रीसेंट पास्ट, मतलब ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने रीसेंट पास्ट में डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ आर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कम्स इनटू रीसेंट पास्ट आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन अदर वर्ड्स it refers to the sources of energy which has been discovered just because of modern technology। तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेवलप किया है, दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। The sources of energy which comes into existence into the recent past are known as non-conventional source of energy। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेवलप किया है, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है बेटा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। तो हमें ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज इंक्रीज
कर देना चाहिए। In other words, it refers to the source of energy which has been discovered just because of modern technology. For example, wind power, solar energy, etc. And use of such energy is beneficial for the environment as well as for human being. और इस सोर्स ऑफ एनर्जी का बेनिफिट दोनों को मिलता है, एनवायरनमेंट को भी और ह्यूमन बींग्स को भी। तो देखो अपन बात कर रहे हैं बेटा स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर किए बेटा, कौन कौन से? पहला मैंने आपको बताया यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। नेक्स्ट अपन ने कवर किया बेटा यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैं इसको दोबारा, तो यूज ऑफ सच एनर्जी इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन बीइंग एज दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर टर्म्ड एज ग्रीन सोर्सेज। और इस सोर्स को और क्या बोला गया है बेटा? ग्रीन सोर्सेज। सर ऐसा क्यों? बिकॉज दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। क्योंकि सर ये सोर्स ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता एंड कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या बोला गया है बेटा इसको? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का सब्स्टिट्यूट भी इसको बोला गया है। क्लियर होता है बेटा? नेक्स्ट आता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। अगर हम इसकी बात करें वेस्ट की, तो जो भी हमारे यहाँ वेस्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट मस्ट बी डन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी पहले, उनका जो भी वेस्ट है जनरली वो लोग कहाँ थ्रो कर रहे थे बेटा? उसको रिवर्स में, डैम्स में, कैनाल्स में। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी वेस्ट है उसको आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करो, उससे क्या होगा? पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। तो इन्होंने कौन सा बेटा? वाटर पॉल्यूशन। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट मस्ट बी डन। This waste should not enter into the river and ponds and shall be systematically managed। और ये वेस्ट जो भी है उनको आप रिवर और पॉन्ड्स और वाटर में थ्रो मत करो, इनको आप सिस्टमैटिकली तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो। वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड कैन बी रिसाइकल्ड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज अ मैन्योर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। और मैंने आपको बताया कि जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसको आप क्या करो? एज अ कंपोस्ट में रिसाइकिल करने की कोशिश करो, जिससे हम लोग उसको एज अ मैन्योर यूज कर सके फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसका मीनिंग भी आप लोगों को पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स, इसकी हम बात करें, इट रेफर्स टू द प्लांट्स विच आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसे प्लांट्स जो हम जनरली काम में लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हाइडल प्लांट्स। तो देखो इसका मतलब क्या है? देखो मिनी हाइडल प्लांट्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स है, पॉन्ड्स है, वहाँ हम छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में हम उस प्लांट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो it refers to the plants which are used to generate electricity through the power of flowing water. So what do you mean by mini hydel plant? Sir, it simply refers to the plants which are used to generate electricity through the power of flowing water. And there are plenty of small rivers and streams in mountain regions. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में माउंटेन रीजन में बहुत सारी स्मॉल रिवर्स है और स्ट्रीम्स है। तो देखो there are plenty of small rivers and streams in mountain regions. Hydropower plants must be installed in those areas through which electricity can be generated. तो हम उन एरियाज में हाइड्रो पावर प्लांट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। मोरओवर दीज प्लांट्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और जो ये मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब इससे एनवायरमेंट क्राइसिस होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो मोर ओवर दीज प्लांट्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड आर केपेबल ऑफ मीटिंग लोकल डिमांड्स। और ये इतने केपेबल होते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में
ये अकेला एक मिनी हाइडल प्लांट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज मिनी हाइडल प्लांट्स यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द रेस्पेक्टिव एरिया। तो देखो बच्चों, अपन ने दो क्वेश्चन कवर करे। पहला अपन ने कवर करा हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेटा व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट बताया बेटा। कौन कौन से? पहला मैंने बताया यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, नेक्स्ट बताया बेटा यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बच्चों मैंने बोला मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, और एक अपन ने पढ़ा बेटा मिनी हाइडल प्लांट्स। और ये चारों की चारे पॉइंट्स क्या कवर करते हैं बेटा? एक टॉपिक कवर करते हैं, कौन सा? स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है। और इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किया था बेटा, कौन सा? हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो मैंने पीडीएफ उन्हीं बच्चों को सेंड करी है जिनका मेरे पास कॉल आया, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, उससे मुझे आइडिया हो गया कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा। तुम्हारी पूरी क्लास में 1 या 2 या 3 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप अपना लॉस कर रहे हो। कोई भी तुम में से ऐसा नहीं है जो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, सर ये चैप्टर में डाउट आया, ये समझ नहीं आया, तो ये बेटा आपका लॉस है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ कर सकते हो तो आप करो, बेस्ट है आपके लिए। बाकी मैं जितना मेरे लिए पॉसिबल है मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको इससे भी समझ आएगा। नहीं आता तो आप मुझे बता दो, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बट पढ़ाई आप लोगों को करनी पड़ेगी एट द एंड। अगर आप इस भरोसे हो कि सर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो बेटा एग्ज़ाम होंगे इस बार। तो एक अपन ने कवर किया था बच्चों हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें क्या क्या पॉइंट थे बेटा? पॉल्यूशन कंट्रोल, लिमिटिंग पॉपुलेशन, केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो आप कोशिश करना इस चैप्टर को पढ़ने की और याद करने की, जिससे क्या होगा आपका एक बहुत मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लगभग हमने खत्म कर दी है। अब उसमें हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस बुक का लास्ट चैप्टर है, दैट इज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।